दिस इज़ विशाल हियर अगेन। तो ये इस कोर्स का लास्ट वीडियो है और इसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह जानेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग फिर से एक क्विक रिकॉल करते हैं और रिकॉल करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आपको मेरा वीडियो या अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स से के साथ में शेयर करें, ठीक है। ज्ञान को बांटिए, जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्विक रिकॉल करते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ सेल देखा, शेप ऑफ द सेल देखा, सेल ऑर्गेनल का कॉन्सेप्ट लिया, स्ट्रक्चर देखा कि कौन कौन सा ऑर्गेनल स्ट्रक्चर बनाता है, कौन फंक्शन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने एनिमल सेल के बारे में जाना कि एनिमल सेल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। फिर हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसका फंक्शन, साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसका फंक्शन, लाइसोसोम्स क्या होता है, उसका फंक्शन, न्यूक्लियस क्या होता है, उसका फंक्शन, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोल्स, क्रोमैटिन, ठीक है, ये सारी चीज़ों को जाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसका फंक्शन, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होता है, उसका फंक्शन, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल, ये डिटेल्स हम लोगों ने लिया। सारे ऑर्गेनल के बारे में हम लोगों ने दो ही चीज़ जाना, क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। आपको भी उसी तरह से याद करना है, एक पॉइंट आपको बैठा के रखना है कि जो भी ऑर्गेनल हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में एक ही चीज़ जानते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो किस चीज़ से बना हुआ रहता है, ठीक है, और उसका फंक्शंस क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लांट सेल को देखा और प्लांट सेल के बारे में हम लोगों ने जाना कि प्लांट सेल क्या होता है और उसके क्या कहते हैं प्लांट सेल, और प्लांट सेल में क्या एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि एनिमल सेल में नहीं है, वो सेल वॉल और प्लास्टिड्स था। हम लोगों ने सेल वॉल को जाना कि सेल वॉल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, प्लस प्लास्टिड्स को हम लोगों ने देखा और प्लास्टिड्स के अंदर में क्या क्या होता है, लाइक क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इन सबों को जाना कि क्या होता है और उन सबों का फंक्शन क्या है। वोक्यूल हम लोगों ने देखा कि वोक्यूल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है वोक्यूल का, मतलब प्लांट सेल का वोक्यूल कैसा होता है और एनिमल सेल का वोक्यूल कैसा होता है, ठीक है। बेसिक चीज डिफरेंसेस हम लोगों ने जाना कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि भाई जो हमारा शरीर बना है या ऑर्गेनिज्म का जो भी हम लोगों के पार्ट पुर्जे बने हुए हैं, ठीक है, हम जिस तरह के सेल से बने हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के हिसाब से कैटेगराइज्ड करके चलते हैं और प्लांट सेल और एनिमल के हिसाब से ही टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। बट जब हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ने लगेंगे तो उस समय में एक कॉन्सेप्ट आएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये चीज़ जानना शुरुआती दौर में आपको ज़रूरी है, ठीक है, सो दैट कि आप प्लांट और एनिमल या बाकी सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पूरे के पूरे प्लैनेट में उन समय में कंफ्यूज ना करें, ठीक है। जब टैक्सोनॉमी मैं आपको पढ़ाने लगूंगा तो उस समय मैं आपको पूरा फुल डिटेल्स दूंगा, फुल तरीका दूंगा कि कैसे आप पूरा का पूरा याद कर सकते हैं और इंटायर पृथ्वी के ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से बांटा जा सकता है, ठीक है। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं। तो हमारे सेल का जो स्ट्रक्चर है या फिर हम पूरी पृथ्वी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको बेसिकली दो तरीके के ऑर्गेनिज्म में बांटा गया है, डिपेंड अपॉन या बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सेल दे आर मेड अप ऑफ। जिस तरीके के सेल से वो बने हुए हैं, ठीक है, उस तरीके के हिसाब से ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नाउ डिफरेंसेस क्या है भाई, होता क्या है, ठीक है। सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, यहाँ पे पेन मैंने एक्टिव कर लिया। ओके, जो प्रोकैरियोटिक, आप पहले दो चीज अपने दिमाग में बैठाइए। एक तरफ आप एक एमीबा को पकड़ लीजिए और दूसरी तरफ एक इंसान को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो एमीबा जो होंगे, ठीक है, उनके जो मेम्ब्रेन होंगे, मतलब उनके शरीर का मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद उन बेचारों के पास में पैर हाथ भी नहीं है,
ठीक है। मूव करने के लिए वो एक ही सिंगल सेल के बॉडी है जो कि इधर उधर उनको मूव करते रहना है, ठीक है। तो मूव करने के लिए अगर मेम्ब्रेन भी रह जाएगा तो मेम्ब्रेन तो उसके सेल को फिक्स कर देगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा। तो आप ये समझिए कि भाई अमीबा जो है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है या फिर उसके कोई भी ऑर्गेनल शरीर का, उसके अंदर का जो ऑर्गेनल होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं रहता है, और अगर रहता है तो वो पुअरली डेवलप्ड रहता है बेचारों के पास में, ठीक है। मतलब कि उनका मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, ठीक है, और अगर रहेगा तो वो पुअरली डेवलप्ड रहेगा। प्लस जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कि उनका जो सेल ऑर्गेनेल रहेगा, ठीक है, वो सेल ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ये, वो नहीं रहेगा, गोल्गी अपैरेटस नहीं रहेगा उस तरह का, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अगर हम आ जाते हैं तो जैसे हुए इंसान या फिर प्लांट्स या फिर जो भी हैं उनका सेल फिक्स रहता है, उनके मेम्ब्रेन रहते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल का मेम्ब्रेन रहता है, वेल डिफाइंड रहता है, ठीक है, उनका वो जो मेम्ब्रेन है वही शेप करता है और साथ ही साथ कुछ काम भी करता है, कुछ फंक्शन भी करता है, परमिशन भी देता है भाई कुछ कुछ चीज़ को अंदर आने में और जाने में। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग हुए, ठीक है, या फंगाई हुए या फिर कुछ प्लांट्स हुए, ठीक है, ये सब कहलाते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना आपको ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, मैं समझ के ऊपर में ज़्यादा ध्यान इसलिए देता हूँ क्योंकि जनरली जो लोग रटंत विद्या में माहिर होते हैं और रटंत विद्या में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रटिए। अगर आपका दिमाग जो है वो अगर उस तरह का डेवलप्ड है और बना हुआ है तो वेल एंड फाइन और बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट है, हर तरह का स्टडी जो होता है, जिस तरीके से इंसान को कोई ज्ञान मिल जाए वो तरीका अपना लेना चाहिए, ठीक है। बट मैं ज़्यादातर अपनाता हूँ समझ के ऊपर में, इसलिए क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर एक बार कोई चीज़ दिमाग में समझ में आ गया तो आप चाह करके भी उसको नहीं भुला पाओगे। आप भी अगर चाहोगे कि दिमाग से आउट हो जाए तो वो आउट नहीं होगा, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम समझेंगे तो जो समझ वाला नॉलेज है, ठीक है, उसमें कम टाइम लगता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हैं, उन सबों में क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं रहता है, और अगर रहता है तो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो होता है वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। प्लस ऑर्गेनेल अगर ये करते हैं, जैसे कि इसमें ऑर्गेनेल नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो भी है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन था, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस वो भी मेम्ब्रेन था, ठीक है। फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल था। तो उस तरह का ऑर्गेनेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वैसा रहता है, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल। थर्ड पॉइंट, सेल डिवीजन इज डन बाय बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन और माइटोटिस एंड मियोसिस, ठीक है, ये दो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम सेल डिवीज़न का जब क्लास होने लगेगा तब मैं आपको समझाऊंगा। बस अभी इतना जान लीजिए कि सेल डिवीज़न इनका बाइनरी फिजन से होता है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन वगैरह होता है उनका मियोसिस और माइटोसिस से होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनका जो साइज होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। मतलब इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के हो या डबल सेल के हो या जो भी हो, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उनका सेल साइज 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सेल साइज 5 to 500 माइक्रोमीटर तक होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है, सेंट्रियोल्स नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इनमें रहता है और सेंट्रियोल भी प्रेजेंट रहता है लाइक एनिमल सेल में, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट 10th में ज़्यादा आपको रहेगा, वो डिटेल्स में जब मैं 9th का पूरा चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट कर लूँगा तो होप सो कि मैं 10th के बायोलॉजी के ऊपर में जाऊँगा और उस समय में आपको वो सब का भी डिटेल्स आपको दूंगा। सिंगल क्रोमोसोम्स होता है भाई, और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स रहता है, ठीक है। ह्यूमन इटसेल्फ को बनने के लिए अगर किसी
भी ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बनना है तो उसके सेल में मतलब 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ठीक है। तो और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ये होते हैं, कैंगारू के अलग होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स के नंबर के ऊपर में डिपेंड करता है। बट फिलहाल ये जान लीजिए कि मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी दिया है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, अमीबा, इस तरह का चीज़ जो है वो दिमाग में रखिए एग्जाम्पल के लिए। इसमें फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये कॉन्सेप्ट होना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। आगे जब हम लोग कोई चीज़ में ये पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हिसाब से ये करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से है, जब हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो इसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, मतलब कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि अमीबा मैंने ऑलरेडी आपको बोला। पैरामीशियम भी एक, भाई साहब को ले लीजिए, पैरामीशियम भी एक ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब सिंपल कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ रहेगा, यूनिसेल से बना हुआ रहेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल्स से बना हुआ रहता है। एग्जाम्पल में कोई भी ले लीजिए, फंजाई ले लीजिए, प्लांट्स ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, ये सारे के सारे जितने भी हैं वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, होल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स, नो डिवीजन ऑफ लेबर। अब चूंकि भैया एक ही सेल है तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे करेगा? बेचारे को सारा काम खुद ही करना होगा, ठीक है। चाहे वो खाना खाना हो, चाहे एक्सक्रीट करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ठीक है। तो सिंगल सेल के हैं तो उनको जितना भी काम है वो सारा का सारा, वो कुक भी अपना खाना खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। सब चीज़ करना होगा उनको, तो इसी वजह से इनका डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, ठीक है। कोई और सेल होगा तब तो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर होता है सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। सेल्स में बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनल होता है जो कि डिफरेंट फंक्शंस करता है। नॉट ओनली दैट, क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर में सेल टू सेल बहुत सारे सेल मिलाएं तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू को अगर मिलाएंगे तो फिर ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन को मिलाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला देते तो पूरा का पूरा एक बॉडी बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी दे रखा है अमीबा एंड पैरामीशियम, यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए। चलिए यहाँ तक आ गए और अब हम लोग आते हैं ये वाला चीज़, ट्रांसपोर्टेशन एक्रॉस मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको शुरुआती वीडियो में बताया था कि मैं ये आपको लास्ट में डिटेल दूंगा। होता क्या है ट्रांसपोर्टेशन एक्रॉस मेम्ब्रेन? 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन भाई? सबसे पहले तो ये सोचना है कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का? जब सेल ऑलरेडी सारा का सारा काम कर रहा है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे और किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन है? जब मान लीजिए कि ये सेल है तो इस सेल को अपना काम करने में या रेस्पिरेशन करने में, अगर आपको रेस्पिरेशन करना है तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि खाना पकाना है, बर्न करना है, तो इसको बाहर से क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बाहर से इसको क्या चाहिए? फूड चाहिए, ठीक है। खाना बना लिए तो खाना बनाने के बाद एनर्जी तो मिल गया हमें, लेकिन एनर्जी मिलने के बाद में हमें चाहिए क्या भाई? जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर होना चाहिए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। लाइक अदर गैस, मतलब जहरीला चीज़, ठीक है, जो हमारा बन करके ये होता है, ठीक है, अमोनिया वगैरह भी बनता है, वो सब भी बाहर निकलना चाहिए। तो कैसे निकलेगा? तो ये निकलने का जो अंदर आने का या निकलने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, वही सब चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये 2 तरीके से हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन। एक, ठीक है, विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको हम कहते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या कहते हैं, एनर्जी को एक्सपेंस कीजिए या फिर एनर्जी को यूटिलाइज करके फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कीजिए। और एक होता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है लेकिन उसको क्या कहते हैं, एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है उसमें। उस तरह के क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और ये दोनों कहाँ होता है? मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन मतलब कि ये भी मेम्ब्रेन कहलाया या फिर कोई भी ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आगे आते हैं और देखते हैं हम लोग वो क्या होता है। पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस। ये दोनों ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का या फूड का या जो भी चीज़ का, ठीक है। डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक करके।
सबसे पहले आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में देखते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि एक जगह है, अब यहाँ पर बहुत सारा कोई चीज़ आ गया, इधर फूड, वाटर, जो भी चीज़ है बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये घेर लेगा चारों तरफ से इसको, और घेरने के बाद में क्या होगा कि इधर में इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पानी हो जाएगा, उसी को कहते हैं हायर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन में है, अब ये क्या होगा, उस जगह पर जाएगा जहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। जस्ट लाइक डैम। डैम क्या होता है, अगर डैम सामने में आप बना लीजिएगा तो एक तरफ पानी रहेगा, दूसरी तरफ पानी नहीं रहेगा। ठीक है, प्रेशर इतना पानी का बढ़ जाएगा तो वो कोशिश क्या करेगा कि जहाँ पर ज़्यादा पानी है उधर से फ्लो हो करके जहाँ पानी नहीं है उधर हम फ्लो करें। ठीक है, यहाँ भी वही सब चीज़ होता है। तो इसी को कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब मूवमेंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस या गैसियस सब्सटेंस जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन एमीबा, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा आते हैं ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। आप उसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कह लें या सेल मेम्ब्रेन कहें या परमिएबल मेम्ब्रेन कहें या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, सब एक ही चीज़ है। तो जब लिक्विड का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, खैर दैट इज वो 3 टाइप का होता है, वो आगे चलेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि मूवमेंट ऑफ क्या कहते हैं लिक्विड फ्रॉम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जहाँ जड़ होता है, जड़ में जब प्लांट, जब जड़ मतलब ज़मीन से पानी खींचता है, ठीक है, तो वो होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। इन यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के बने हुए रहते हैं, उसमें भी ऑस्मोसिस होता है ना। ऑस्मोसिस कितने तरीके का होता है, तो 3 टाइप का होता है भाई। ठीक है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आप सोच रहे होंगे कि भैया इतना देर हो गया, इतना सारा चीज़ आ गया मेरे दिमाग में, इतना सारा चीज़ घुस गया है, सेल ऑर्गेनेल, और उसके बाद फिर प्लांट सेल ऑर्गेनेल, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस है, साथ ही साथ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इतना सारा चीज़ आ गया, दिमाग हो गया चोक। ठीक है, सोचने लगे कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ तो वही आसान तरीका हो जिससे कि एटलीस्ट हम इसको याद कर सकें। तो आसान तरीका है, वो है हिप्पो इज हाइपर। ठीक है, हिप्पो इज हाइपर, हिप्पोपोटामस हाइपर हो गया है। ठीक है, आप उस तरीके से याद कर सकते हैं उसको, एक ट्रिक है। अगर ज़्यादा नहीं, मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्मोसिस का क्या 3 तरीका होता है जिससे कि तीनों याद कर सकें या फिर तीनों को ये कर सकें, या सवाल पूछ लिया कि ऑस्मोसिस का 3 टाइप कौन सा है, तो आप उसको हिप्पो इज हाइपर से याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो कि इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेमोरी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हिप्पो मतलब हाइपोटोनिक, इज मतलब आइसोटोनिक और हाइपर मतलब हाइपरटोनिक। ठीक है, होता क्या है इसको समझते हैं एक छोटे से फोटोग्राफ से। मान लीजिए कि ये सेल है और ये मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन से ये पानी या फिर वाटर बाहर से इसको अंदर जाना है। ठीक है, या फिर अंदर से बाहर जाना है, दोनों कंडीशन। पानी ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सेल में एक बार चला गया तो पानी यूज होकर के वहीं रह जाएगा, नहीं, हमेशा कंटिन्यू होते रहता है। अब सपोज कीजिए जैसे कि आप गर्मी के दिनों में चल रहे हैं, गर्मी खूब पड़ रही है, तो उसमें क्या हुआ, पसीना आपका बाहर जा रहा है, तो वो पसीना आता कहाँ से, कहीं और से तो नहीं आता, हमारे सेल से ही आता है। ठीक है, तो वो बाहर भी निकलता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने बहुत सारा पानी पी लिया, ठीक है, ठंड का मौसम, वो पानी क्या होता है, वापस सेल में भी जाता है, प्रोसेस होता है डिफरेंट। बिना पानी के तो भाई जिंदगी अधूरी है। हम लोग तो हर प्लैनेट में अगर कोई चीज़, आज के डेट में अगर कोई कुछ सर्च करता है तो सबसे पहले एक ही चीज़ का सर्चिंग चलता है, वाटर कहाँ है, मार्स में है कि नहीं है, मून पे है कि नहीं है, यहाँ है कि नहीं है, वहाँ है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वाटर को ही सर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक एक कतरा मतलब कि हमारा एक एक पार्ट, एक एक सेल को पानी का ज़रूरत होता है। बिन पानी सब सून रे भैया।
चलिए, तो ये देखते हैं हम लोग, ये सेल है, ये मेम्ब्रेन है, इसमें साइटोप्लाज्म में है, पानी यहाँ ज़्यादा हो गया बाहर साइड में। अब बाहर साइड में चला गया तो फिर क्या होगा, एक प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनाएगा तो इसका पोर्स जो होगा वो खुल जाएगा और खुल करके यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गया, लेकिन हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के बाहर है। तो बाहर जब हायर कंसंट्रेशन हो और अंदर सेल के अंदर, मतलब सेल बॉडी के अंदर में लोअर कंसंट्रेशन है, तो उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन। ठीक है, सेल में, प्लांट सेल में यही चीज होता है जो कि शुरुआत लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बाद में बताऊंगा। प्लांट्स में यही होता है, सेल वॉल क्या होता है, इस हाइपोटोनिक कंडीशन को बचाता है। ठीक है, मतलब बाहर है तो ये बाहर नहीं जाने देगा पानी को, यहां पर आपका सेल वॉल खड़ा हो जाएगा और पानी को बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन क्या होता है कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि आपका ये भी बाहर भी सेम कंसंट्रेशन रहता है और अंदर भी सेम कंसंट्रेशन रहता है। लेकिन आप बोलिएगा कि भाई बाहर और अंदर अगर दोनों है तो प्रेशर तो बना नहीं, तो फिर वापिस वो गया क्यों? होता है वैसा इसलिए होता है ताकि जो बाहर का जो फ्रेश चीज़ है वो अंदर जाए और अंदर से जो भी चीज़ है वो बाहर आए। कंसर्न मतलब कि वाटर जो बाहर से है, अब जैसे मान लीजिए कि अंदर रेस्पिरेशन हुआ, अंदर का वाटर बहुत सारा चीज़ यूज़ हो गया और वो पॉइजनस बन गया, पॉइजनस बन गया तो इसको बाहर निकलना है ना, तो निकलने के समय में क्या करेगा, ये तो निकल जाएगा, उसके बाद फिर बाहर का जो होगा वो अंदर होगा। दोनों तरफ जब कंडीशन बराबर हो, बाहर में और अंदर में, तो उसको हम कहेंगे उस तरह के कंडीशन को आइसोटोनिक। लेकिन सेल बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, मतलब यहाँ पर वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा है और बाहर में बहुत सारा कम हो, मतलब बहुत कम हो, तो उस समय में क्या होगा कि ये जो बाहर अंदर का वाटर है वो बाहर की तरफ जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा। जब अंदर में हायर कंसंट्रेशन हो और बाहर, मतलब सेल के बाहर में अगर लोअर कंसंट्रेशन हो, तो उस तरह के कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कंडीशन। ठीक है, जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ, व्हेन मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर कंसंट्रेशन कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल, एंडोस्मोसिस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन स्वेल्स अप, मोर वाटर इंटर इनसाइड द सेल देन एग्जिट्स। Isotonic, when medium surrounded a cell has same concentration in and out, cell wall stay in same size. Hypertonic condition, when cell surrounding the when medium surrounding the cell has lower concentration than inside the cell, more water leaves than get in. As a result, the cell wall shrinks. ठीक है, चलिए ये तीन कंडीशन और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जान लेते हैं फैक्ट, कुछ फैक्ट के बारे में। सॉरी तो ये आता है आपका फैक्ट्स में देखते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाईवे ऑफ द सेल कहते हैं इसको। गोल्गी apparatus स्टोर मॉडिफाइज एंड पैक प्रोडक्ट, लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, डाइजेस्ट द सेल व्हेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, प्लास्टिड सिंथेसाइज फूड। प्लास्टिड्स के अंदर में जो आपका क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। वोक्यूल स्टोर मटेरियल्स, प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, या फिर लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग लास्ट कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं सेल के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसका ये कोर्स यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक उसका साइज रहता है। ठीक है, मतलब दुनिया का सबसे छोटा अगर हम सेल बोलेंगे तो वो माइकोप्लाज्मा है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग, उसका साइज लगभग 18 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी नर्व सेल 90 सेंटीमीटर के करीब होता है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज स्पर्म सेल। ठीक है, लार्जेस्ट
लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो वो ओवम होता है। ओवम, ओवम ये एक फीमेल गैमेट्स होता है, ठीक है। ये जब हम लोग रिप्रोडक्शन पूछेंगे, मैं पढ़ाई करेंगे, तो उस समय में हम लोग ये मेल और फीमेल गैमेट्स के बारे में बात करेंगे, स्पर्म सेल और ओवम सेल के बारे में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग इतिश्री करते हैं। यहाँ पर हम लोग मतलब ये कोर्स यहाँ के लिए कंप्लीट करते हैं। और जो रिक्वेस्ट मैंने शुरुआत में आप लोगों से किया था, वही रिक्वेस्ट मैं फिर से करता हूँ, ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटते चलो, ठीक है। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, और ख़राब लगता है तो क्या ख़राब लगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ 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 डू कमेंट कीजिए कि सर या ये इस वीडियो में या इस क्लास में आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आया, प्लीज़ आप उसको मेंशन कीजिए, सो दैट कि मैं उसको फिर से रेक्टिफाई करूं और एक नए तरीके से और नए अपने आप को इम्प्रूव करके और आपके सामने में नए नए वीडियोस हमेशा लाता रहूं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले कोर्स में, जो होगा टिश्यू के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। और तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।